ना राजनेताओं के पेट्रोनेज के, उनके संरक्षण के इस तरह की घटनाएं नहीं घटती। देखिए, टारगेट में तो अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष को वो लोग डराने के लिए आया हुआ था या मारने के लिए आया हुआ था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अध्यक्ष ही टारगेट में थे। तो आखिर जो जनता से जुड़े हुए जो नगर निगम है, नगर परिषद है, उससे तो सीधे जनता को डायरेक्ट मतलब होता है। एक समय यह भी देखा गया है कि यहाँ के अपराधी मतलब अगल बगल जिला के अपराधी यहाँ के एसपी के डर से भाग जाते थे। आज दूसरे जिला के अपराधी यहाँ आ रहे हैं, शरण लेने आ रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री। और जैसा कि आप जानते हैं कि कल की एक घटना हुई जिसके बाद कि पूरे बिहार में अफसरों की सुरक्षा, मतलब कि जहां बिहार सरकार एक तरफ ज़ीरो टॉलरेंस का जो है वो दावा करती है, और वहां पर जब हम इस तरह की घटनाएं सुनते हैं कि कोई आम आदमी, सड़क चलता आदमी नहीं, अपने दफ्तर में बैठा हुआ कोई एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उसको जो है वो ऑफिस के अंदर सीसीटीवी कैमरे और कई सारे लोगों के भीड़ के बीच में गोली मार दी गई और वो ख़त्म हो गए। ठीक है, उसके बाद 7 घंटे के अंदर पुलिस ने कार्रवाई की और अपराधी को पकड़कर उसका भी इनकाउंटर कर दिया। लेकिन ये पूरा मामला एक प्रश्न चिन्ह तो बिहार की सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर ज़रूर ही उठाता है। आए दिन कई सारे अपराध होते रहते हैं, उसको तो आम आदमी है, हम हर जगह पुलिस नहीं भेज सकते, ये सब कह करके सरकार अपना बचाव करती रहती है। लेकिन अफसर भी जहाँ पर सुरक्षित नहीं है, वहाँ पर सुरक्षा के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल तो उठता ही है। इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, और साथ में उपस्थित है हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। तो इस मामले की पूरी एनालिसिस आपके सामने पहले प्रस्तुत करेंगे हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह कि ये जो घटना सुल्तानगंज में हुई है, इससे आप क्या निष्कर्ष? देखिए, ऐसा है कि पूरे भारतवर्ष में और बिहार में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है, स्थानीय स्वशासित जो प्रशासन होता है, उसके अंदर नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका या फिर ग्राम पंचायत, ये सब आते हैं। तो जो छोटे शहर हैं, विकसित शहर हैं या विकासशील शहर हैं, उनके लिए नगर परिषद की रचना की जाती है। और नगर परिषद में जिस तरह से नगर निगम में होता है, उसी तरह से नगर परिषद में भी नगर परिषद के अध्यक्ष होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं, जो जनता के प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर आते हैं। और सरकार की ओर से एग्जीक्यूटिव अफसर या उसको कार्यपालक पदाधिकारी आप कह सकते हैं, वो भी आते हैं। और ये लोग मिलके उस नगर का जो नगर विकास विभाग के अंतर्गत ये आता है, और जो भी नगर से जुड़े हुए जो सवाल हैं, उन सवालों को हल करने का काम, वो स्वच्छता का हो, वो पेयजल का हो, इन कामों को वो करते हैं। उसी में जो अभी जो घटना घटी है, उसके बारे में जो सूचना आई है वो ये है कि रामधनी यादव जिनका इनकाउंटर हुआ है, ये रामधनी यादव की जो पत्नी है नीलम देवी, वो पहले चेयरमैन हुआ करती थी। लेकिन जब वो सीट अति पिछड़ा समाज के लिए रिजर्व हो गया, तो रामधनी यादव ने ही उस राजकुमार गुड्डू को एक वहाँ उसको चेयरमैन बनाने में मदद की और अपनी पत्नी को डिप्टी चेयरमैन बनवा दिया। इस तरह की बात कोई अनहोनी बात नहीं है। ये आप देखिएगा तो हर जगह आपको पाए जाएंगे कि जो ताकतवर लोग होते हैं वो इस तरह का काम करते हैं। तो इस तरह से हो गया। लेकिन जब ये अति पिछड़ा समाज से आने वाले राजकुमार गुड्डू जब चेयरमैन हो गए, तो फिर वो अपने ढंग से नगर परिषद को चलाने की बात सोचने लगे। और उसी में कहा जाता है, अखबारों में भी बात आ गई है कि टेंडर होने वाला था कुछ 100 करोड़ रुपए का, और उस टेंडर में वो चाहता था कि साहब, पहले भी उनको मिलता रहा था रामधनी यादव को, लेकिन वो इधर मिलना कम हो गया हुआ था, तो चाह रहा था कि हमको टेंडर मिले। और उसी क्रम में ये जो है सो गए। और जिस तरह से पूरा आपने देखा कि सीसीटीवी फुटेज को तो पूरे बिहार के क्या पूरे देश के लोगों ने देखा है कि जिसमें दो तीन आदमी अंदर आते हैं और फिर नलकटुआ या जो भी होता है उसको निकाल के उसको चलाने का प्रयास करते हैं। देखिए, टारगेट में तो अध्यक्ष थे। अब अध्यक्ष को वो लोग डराने के लिए आया हुआ था या मारने के लिए आया हुआ था, ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अध्यक्ष ही टारगेट में थे। वो चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर जो थे, ये एग्जीक्यूटिव अफसर जो थे, कार्यपालक पदाधिकारी जो थे, वो टारगेट में नहीं थे। इसलिए कि वो तो उनको शायद गोली लगने के बाद जो फुटेज है उसमें वो दौड़ते हुए आए हैं और एक व्यक्ति के साथ वो जो है सो भिड़ गए हैं।
और भिड़ने के क्रम में काफ़ी देर तक संघर्ष हुआ है और तब उनको गोली लगी है और उनकी मौत हो गई है। और जो अध्यक्ष हैं वो भी अभी जीवन मौत से खेल रहे हैं। तो ये जो इस बात पर ये तो एक तो लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत सवाल है और आपने देखा कि किस तरह से सरकार सख्त हुई और लगता है कि मुख्यमंत्री का निर्देश भी हुआ होगा। हम लोग समझते हैं क्योंकि गृह विभाग जो है सो मुख्यमंत्री के हाथ में है। तो सुबह में 2-3 बजे बजते वो उस व्यक्ति का जो किंगपिन था रामधनी यादव, उसका इनकाउंटर भी हो गया। तो आपने और फिर कुछ लोग पकड़े भी गए हैं और लोगों से ही पूछताछ चल रही है। पुलिस वाले भी घायल हुए हैं जिसमें कि एक डीएसपी रैंक के अफसर हैं, 2 पुलिस इंस्पेक्टर हैं, तो उन लोगों का हुआ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सरकार को एक लॉ एंड ऑर्डर की बात के साथ साथ इस बात को भी सोचना चाहिए कि आखिर इन जगहों पर जो स्थानीय शासन है, उस स्थानीय शासन में जो लूट का आप देख रहे हैं कि आप मुजफ्फरपुर को ही देखिए, स्मार्ट सिटी बना, लेकिन स्मार्ट सिटी कितना सफल है उसको तो यहाँ के लोग देख रहे हैं। आप लोग भी फर्स्ट लुक बिहार से बहुत बार सवाल आप लोगों ने खड़ा किया है। तो आखिर जो जनता से जुड़े हुए जो नगर निगम है, नगर परिषद है, उससे तो सीधे जनता को डायरेक्ट मतलब होता है। तो आम जनता को जो तकलीफ़ देने वाली चीज़ें हैं वो क्यों हो रहा है, आखिर क्यों टेंडर में और इस तरह से, तो इस पर भी सरकार को विचार करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर पर भी विचार करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर में तो सरकार को बिल्कुल निरपेक्ष भाव से, वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, आपको जो है सो लॉ एंड ऑर्डर को तो ठीक रखना जरूरी ही होता है। प्रतिक्रिया ले लेते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार से और उनसे जानते हैं, क्योंकि जो हमारे ये जो ईओ थे इनका कांटी, इससे पहले उनकी जो करियर की पहली पोस्टिंग थी वो भी मुजफ्फरपुर के कांटी क्षेत्र में हुई थी और अभी जो सुल्तानगंज जाने से पहले भी वो मुजफ्फरपुर में ही थे और यहाँ पे कांटी क्षेत्र के लोग उनको के बीच वो काफ़ी पॉपुलर भी हैं। आप एक पत्रकार के नज़रिए से इस पूरे घटनाक्रम को किस नज़रिए से देखते हैं? आपकी इस पर क्या? देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुखद घटना है कि एक कार्यपालक पदाधिकारी जो अच्छा काम कर रहे थे, उनके कार्यालय में ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अब सवाल है किस रूप में अपराधी पहुंचा, लेकिन अपराधी हथियार लेकर पहुंचा तो अराजक स्थिति तो है ही, कानून व्यवस्था कहीं न कहीं प्रभावित है, जिसके कारण अपराधी खुलेआम लेकर के किसी ऑफिस में हथियार लेकर के चला जा रहा है। तो इस पर आप निश्चित रूप से सवाल खड़ा होता है कि बिहार में कानून व्यवस्था निश्चित रूप से बिगड़ी हुई है और बिगड़ रही है, अभी भी संभलने का नाम नहीं ले रहा है। अब जहाँ तक एक सवाल है जो इसमें जो दोषी अपराधी थे उसको 7 घंटा के अंदर पकड़ करके मतलब उसको इनकाउंटर कर दिया गया, सरेंडर करने पहुंचा था। अब देखा जो हम बचेंगे नहीं तो सरेंडर करने पहुंचा तो ठीक है, किसी कारण जिस रूप में हो और पुलिस उसको इनकाउंटर बता रही है, इनकाउंटर में वो मारा गया तो ठीक है, अपराधी इनकाउंटर में मारा गया। लेकिन सरकार को चाहिए कि इसी तरह अन्य मामले में भी कार्रवाई हो, अपराधियों में दहशत हो, ताकि अपराधी यह हिम्मत नहीं जुटा सके कि आगे भी कोई कार्रवाई इस तरह से दूसरे जगह भी नहीं हो। अगर एक तरह अपराधी किसी मामले में सफल हो जाता है, पैसे के बल पर, पैरवी के बल पर, जो भी प्रभाव के बल पर अगर सफल हो जाता है, तो दूसरा भी समझता है जिसमें अगर हम हत्या कर देंगे, कोई घटना का अंजाम दे देंगे तो कुछ होने वाला नहीं है, बाद के दिनों में बच जाएंगे। यह काफ़ी दिनों से बिहार में चला आ रहा है। यह नहीं है जो लोग लालू जी के जंगल राज की बात करते थे, उस जंगल राज के बाद भी नीतीश जी के राज में भी इस तरह का होते आया। ठीक है, उस समय का अपराध का प्रारूप कुछ अलग था, इस समय कुछ प्रारूप अलग है, उस समय से थोड़ा कमी हम मान सकते हैं, लेकिन अपराध अभी भी बरकरार है। अब देखिए नीट छात्रा का मामला है, उसमें क्यों पुलिस कार्रवाई नहीं की, उसमें CCTV क्यों नहीं खंगाला गया, मतलब जो खंगाला गया खाना पूर्ति है न अब तक है, CBI जाँच को दे दिया गया, जो CBI जाँच पर लगातार सवाल ही उठ रहा है। बिहार में हम जो भी देख रहे हैं, खास करके मुजफ्फरपुर में देखिए जो 2-3 घटना हुई है, CBI जांच कर रही है, तो CBI किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। तो CBI को दे देने से क्या हुआ? अब तो लोग यह बता रहा है कि CBI को दे देना केस मतलब पेंडिंग में डाल देना। अब एक तरह से लोगों के बीच यह हिम्मत CBI क्या है कि CBI जाँच में केस दे करके उसको पेंडिंग में डाल करके सरकार अपना बचाव कर लेती है। तो इस तरह से अगर जिस तरह से मतलब अभी सुल्तानगंज में घटना घटी है, पुलिस त्वरित कार्रवाई की है, उसी तरह अन्य जगह भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। एक उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, मुजफ्फरपुर में एक दौड़ था जिसमें एक गोलू हत्याकांड हुआ था, लोग सड़क पर उतर गए। उस स्थिति में आपको देखने से यह लगता था कि पुलिस पर कर्फ्यू लागू है,
मतलब पुलिस से मतलब आम पब्लिक के भय से पुलिस मतलब आम पब्लिक रोड पर और पुलिस दुबकी हुई थी। इस तरह लोगों में आक्रोश था। उस समय एक एसपी आए थे यहाँ, आर.के. सिंह करके, रविंदर सिंह करके एसपी आए थे और दीपिका सूरी थी एएसपी। उस समय मुजफ्फरपुर का माहौल यह बना कि मुजफ्फरपुर के आसपास ज़िले के में भी अपराधी शरण नहीं ले पाते थे। मुजफ्फरपुर में तो क्या, मुजफ्फरपुर के अगल बगल ज़िले से भी अपराधी भाग जाते थे कि आर.के. सिंह हुआ है, वहाँ कार्रवाई होगी, इनकाउंटर हो जाएगा। और कई का अपराधी, बड़े बड़े अपराधियों का इनकाउंटर यहाँ मुजफ्फरपुर में हुआ था। अगर पुलिस चाहे, प्रशासन चाहे, सरकार चाहे तो किसी पर भी कार्रवाई हो सकती है। अब उसके बाद देखिएगा मुजफ्फरपुर में लोग कोई कहता है कोढ़ा गिरोह, जो भागलपुर का संभवतः है कोढ़ा गिरोह, और कहीं दूसरे ज़िले का गिरोह, वो आकर के कार्रवाई कर रहा है। भाई क्यों कर रहा है दूसरे ज़िले का? एक समय यह भी देखा गया है कि यहाँ के अपराधी मतलब अगल बगल जिला के अपराधी यहाँ के एसपी के डर से भाग जाते थे। आज दूसरे जिला के अपराधी यहाँ आ रहे हैं, शरण लेने आ रहे हैं। तो आखिर कहीं न कहीं कानून व्यवस्था का सवाल उठता है और पुलिस को सख्त होना पड़ेगा, सरकार को सख्त होना पड़ेगा और न्यूट्रल होकर कार्रवाई हो तो अभी भी अपराध पर काबू पाया जा सकता है। कृष्ण भूषण प्रसाद के बारे में अगर कांटी के लोगों से बातचीत की होगी आपने अगर इस मामले में, तो उनकी छवि किस तरह की? देखिए, वहाँ के लोग बताते हैं अच्छे व्यवहारिक लोग थे, अच्छे काम करते थे, लोगों की सुनते थे, इसमें कहीं से दो मत की बात नहीं है। उनकी छवि के बारे में सब लोग बताते थे अच्छे छवि के थे, काम कर रहे थे और वहाँ भी काम कर रहे थे। लेकिन मान लीजिए कुछ अपराधियों को परेशानी हुई होगी, टेंडर का मामला हुआ होगा, उसमें हस्तक्षेप किए होंगे जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। अब वापस लौटते हैं हमारे राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह के पास और उनसे जानते हैं कि अगर आम आदमी के साथ इस तरह की घटना घटती है तो सरकार सीधे सीधे ये कह देती है कि हम हर प्रत्येक व्यक्ति के पास तो सुरक्षा बल नहीं पहुंचा सकते हैं ना। लेकिन इस तरह की जब घटना घटी और इनकाउंटर भी कर दिया गया और कई सारे मामले हम देखते हैं कि सालों साल पेंडिंग रहता है। अगर मैं थोड़ा सा इसको और रच दूं, भूमिका बना दूं आपके इस सवाल के लिए कि हमको पाकिस्तान में परमाणु बम कहाँ छुपा के रखा है पाकिस्तान ने, हमारी तकनीक, हमारे DRDO यहाँ तक चली गई कि हम वो भी पकड़ के निकाल लेते हैं। पुलिस चाहे तो 7 घंटे के अंदर अपराधी को पकड़ लेती है, इनकाउंटर कर देती है। कई सारे मामले हैं जो सालों साल अंदर बक्से में बंद हैं, उनका कोई इलाज नहीं होता है। ये क्या चीज़ दिखाता है? देखिए, मैं इस बात को बराबर कहता हूँ कि हिंदुस्तान में और ख़ास करके बिहार में एक नेक्सस बना हुआ है। बिना राजनेताओं के पेट्रोनेज के, उनके संरक्षण के इस तरह की घटनाएं नहीं घटती हैं। आप रामधनी यादव को ही देखिए तो अखबारों में भी और सोशल मीडिया पर जो बीजेपी के अभी अध्यक्ष बने हैं उनके साथ उसका फ़ोटो है गुलदस्ता देते हुए, दूसरे लोगों के साथ फ़ोटो है, उसकी पत्नी जो है वो अध्यक्ष है, फिर वो उपाध्यक्ष बनती है। तो वो भी तो एक तरह राजनेता ही ना है। अब ना आप जब इनकाउंटर कर दिए हैं तो आप उसको क्रिमिनल कह लीजिए, जो कह लीजिए। तो ये जो मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि इस पर एक गंभीर चर्चा होनी चाहिए कि बिहार के जो राजनेता हैं, जिनको लोकतंत्र में शासन करना है, शासन चलाना है, वो मंत्री हो सकते हैं, वो राज्य मंत्री हो सकते हैं, वो मेयर हो सकते हैं, डिप्टी मेयर हो सकते हैं, नगर परिषद के अध्यक्ष हो सकते हैं। भाई लोकतंत्र में तो आप ही को फाइल पर अंतिम निर्णय आपको करना होता है। आप ही जब गलत कीजिएगा, आप ही जब गलत सोचिएगा, आप ही जब गलत लोगों को पेट्रोनेज दीजिएगा तो इस तरह की घटनाएं घटेंगी। इसलिए कि वो आदमी रामधनी यादव ने तो ये सोचा होगा कि साहब इसको तो हमने बनाया है, तो हमने बनाया है तो ये पपेट है हमारा राजकुमार गुड्डू, इसकी कैसे हिम्मत हुई कि ये दूसरे को टेंडर दे देगा। और राजकुमार गुड्डू जो है सो अपने ढंग से उसको सोच रहे थे। तो कहने का मतलब ये है कि ये गंभीर चिंतन का विषय बिहार के लिए है कि बिहार के राजनेता कब इस बात के लिए आत्मान्वेषण करेंगे, और अगर आत्मान्वेषण नहीं करेंगे तो कितने लोगों को सुरक्षा, आप अभी सुरक्षा की बात कर रही थी, भाई एक एक लोग जो यहाँ पर हैं उनको सबको Z और Z+1, बिहार एक गरीब राज्य है और उस गरीब राज्य में अगर एक आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए Z+ और Z और Y श्रेणी की सिक्योरिटी होगी तो उनके साथ 3-3, 4-4 गाड़ियाँ चलेंगी, उनके साथ 20, 25, 30 आदमी का काफिला चलेगा। तो भाई ये क्या लोकतंत्र है? ये क्या लोकतंत्र है? कैसा आपने, क्यों आपके पीछे लोग पड़े हुए हैं, आपके जान के दुश्मन क्यों बने हुए हैं? अगर आप न्याय निर्णय कीजिएगा, आपके निर्णय में बिल्कुल न्याय होगा, क्यों आपके पीछे कोई पड़ेगा?
हम लोगों ने सार्वजनिक जीवन बिताया है, कहाँ हम लोग के पीछे कोई आदमी पड़ा। इसलिए कि हम लोग जब छात्रों से बात करते थे तो सबको बराबर देखते थे, हम लोग के सामने न कोई धर्म था न कोई जाति थी। तो उसी तरह से राजनेताओं को इस पर चिंतन करना होगा, और जहाँ ये चिंतन अगर नहीं होगा तो निश्चित रूप से आप सबको सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। आम आदमी को तो सुरक्षा आप दे ही नहीं पा रहे हैं, इसलिए कि आम आदमी के लिए आपको पुलिस नहीं है। लेकिन आपकी सारी सुरक्षा जो है सो मंत्री और जो पदाधिकारी, अब तो पदाधिकारी भी देखते हैं कि सायरन बजाते हुए उनका भी जो है सो गाड़ी, पायलट गाड़ी जो है सो उनके आगे आगे भी चलता है, पीछे पीछे गाड़ी उनकी चलती है। तो इस तरह से भाई सारे अफसर अगर पुलिस प्रोटेक्शन में हैं, सारे मंत्री, तो जनता ही ना एक निरीह प्राणी है जो बेचारी सड़क पर खड़ी है कि कोई आदमी आके उसको मार दे। तो निश्चित रूप से इस पर सरकार को भी विचार करना चाहिए, जो आम नागरिक है, जो सिविल सोसाइटी है, उसको भी विचार करना चाहिए। और एक विचार नहीं अगर करते हैं तो आगे आने वाले दिनों में बिहार में भयावह स्थिति होने जा रही है। दो महत्वपूर्ण सवाल अभी प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह की बातों से निकल के आए हैं। एक ये कि कैसा होगा, हमारी सुरक्षा व्यवस्था कैसी बनकर के आएगी, हम किस तरह के लोकतंत्र में रह रहे हैं, और दूसरा कि अपराधियों के पपेट बनते जा रहे हैं राजनेता। इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के रूप में हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह। जी, निश्चित रूप से जो अरुण बाबू बताए हैं कि राजनेताओं की संरक्षण के बगैर कोई भी घटना नहीं घट सकती है। हर जगह जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं घटी है उसमें जो भी उसमें अपराधियों का नाम आया है, किसी न किसी राजनेता के संपर्क में वो रहे हैं, राजनेताओं के साथ उनका तस्वीर निश्चित रूप से वायरल हुआ। लेकिन उस समय सरकार उन पर कोई शिकंजा नहीं कसती है और उसको हल्के में लेकर के चुप्पी साध करके उसको दबा दिया जाता है। और जहाँ तक सुरक्षा का सवाल बताएं, जो जितने राजनेता हैं आधे से ज़्यादा अधिक सुरक्षा तो राजनेता खुद रख रहे हैं। उनको इतनी सुरक्षा की आखिर आवश्यकता क्यों है? जेड सुरक्षा, मतलब तरह तरह की सुरक्षा की बात होती है। साधारण से साधारण लोग भी हैं, उनको जैसे बड़ी सुरक्षा दी जाती है। अरे MP है, MLA हैं, जो भी हैं, उनको इतनी सुरक्षा की आवश्यकता क्या है? हमने देखा है जो अभी राज्यसभा के जो उपसभापति हरिवंश जी हैं, हरिवंश जी को ठीक है उनको सुरक्षा गार्ड दिया गया था, लेकिन कभी भी सुरक्षा गार्ड लेकर के कहीं नहीं गए कि मुझे सुरक्षा गार्ड की ज़रूरत नहीं है। अगर है सरकार नहीं हटाती है वहाँ तो उनकी मजबूरी है जो भाई उनकी सुरक्षा में लगाया गया, लेकिन वो सुरक्षा लेकर के कभी नहीं कहीं चले हैं। उनके सुरक्षा गार्ड साथ में कभी नहीं देखे होइएगा। तो इस तरह के काहे न राजनीतिक दल के लोग अपना व्यवहार लोगों के बीच करते हैं ताकि उनको इतनी सुरक्षा की ज़रूरत है। हाउस गार्ड चाहिए, बॉडी गार्ड चाहिए, मतलब और भी क्या कहते हैं उनको, रास्ते में चलते हैं तो एस्कॉर्ट, हाँ, ये सब चाहिए। इस सब की सुरक्षा की क्या जरूरत है? अब ये देखिए निशांत कुमार को कितना सुरक्षा दिया गया है। उनको अभी किस पद पर है वो निशांत कुमार, अभी किस पद पर है? इतनी सुरक्षा की जरूरत है। मुख्यमंत्री के ठीक है, जो मुख्यमंत्री रहे उनके पुत्र हैं, 2-4 बॉडीगार्ड की उनकी ज़रूरत है, इतनी सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है। कई राजनेताओं पर हम नहीं जाना चाहेंगे, कई ऐसे राजनेताओं को आप देख रहे हैं उनको इतनी काफ़ी सुरक्षा दी गई थी। सारा सुरक्षा गार्ड तो नेताओं के बीच है और उन नेताओं का जो सुरक्षा गार्ड है वो अपराधियों का सुरक्षा दे रहा है। इसलिए जो वहाँ उनके साथ जो तस्वीर देखी जा रही है, जो बड़े बड़े अपराधी उनके साथ तस्वीर खिंचा रहे हैं उस सुरक्षा गार्डों के बीच, तो यह क्या है? निश्चित रूप से यह गंभीर मामला है। राजनेताओं को सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरह से अपराध मुक्त बिहार हो, अपराधियों का तांडव समाप्त हो। इसके लिए राजनेताओं को अपराध से किनारा लेना पड़ेगा, अपराधियों को संरक्षण देने से किनारा लेना पड़ेगा, तभी अपराध पर अंकुश पाया जा सकता है। अन्यथा इसी तरह का बयानबाजी और सरकारें नियम बनाती रहेगी, जीरो टॉलरेंस से क्या क्या नियम कानून लगता रहेगा और अपराध का प्रक्रिया जो है यह जारी रहेगा। जी, तो सुना आपने कि कहीं ना कहीं मन में आक्रोश हर किसी के है। जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं इनके भी मन में आक्रोश है, तो जाहिर सी बात है जनता के अंदर होगी। आप भी कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। सवालिया निशान तो ये ज़रूर उठाते हैं कि क्या जनता का जो टैक्स का पैसा है वो केवल मंत्रियों की सुरक्षा में रहे और उन मंत्रियों की सुरक्षा में रहे जो कि अपराधियों को संरक्षण देते हैं, और उसके बाद हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, सुरक्षा ऑर्गेनाइजेशन है, उनके अंदर कैपेबिलिटी ये है कि वो 7 घंटे 12 घंटे के अंदर किसी समस्या को, किसी चुनौती को सुलझा सकती है। लेकिन कोई केसेस जो है वो सालों तक जो है वो पेंडिंग रहते हैं। सवाल तो उठता है उन लोगों के ऊपर जिनके ऊपर हमने अपनी सुरक्षा की जो है जिम्मेदारी सौंपी हुई है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।